हेलो स्टूडेंट्स, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा कक्षा 12 के लेसन नंबर 7 में आज हम ट्रांसपायरेशन, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, इस वाष्पोत्सर्जन वाले चैप्टर को लेकर के यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे प्रिय छात्रों। ट्रांसपायरेशन पादपों में चलने वाली एक इम्पोर्टेंट घटना, चूंकि हम पिछले चैप्टर में भी ये देख चुके हैं। एक शब्द हमारे पास पढ़ा था हमने पिछले लेसन में, उसमें हम रसारोहण पढ़ करके आए हैं, एसेंट ऑफ सैप। तो बात यह है छात्रों, रसारोहण में पौधों के अंदर जल निचले भागों से ऊपर के भागों तक गति करता है, चढ़ता है या अभिगमन करता है ना। और उसके लिए हमने जो सिद्धांत पढ़े थे, अलग अलग कई सिद्धांत हम पढ़ करके आए थे। उनमें से एक सिद्धांत डिक्सन जोली का जो हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे, उसमें हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत पढ़ रहे थे। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहने का मतलब यह है, उसमें ऐसा बताया गया था कि जल का ऊपर की तरफ चढ़ना, पौधे की ऊंचाई तक, शीर्ष भाग तक जाना, सभी वायवीय भागों में जल का पहुंचना किसकी वजह से होता है? वाष्पोत्सर्जन की वजह से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। और वैसे जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? ससंजन बल पाया जाता है। तो एक करंट, पूरी एक धारा, एक कंप्लीटली अणुओं का एक सतत कोड बन जाता है एक तरीके से, तब जाके जल ऊपर तक पहुंचता है। अब हमें वाष्पोत्सर्जन को यहाँ समझना है। ऐसा माना गया है कि सभी प्राणियों के लिए जल अनिवार्य होता है, लेकिन पादपों में हम देखते हैं जितना अवशोषण पौधे करते हैं, अवशोषण किए हुए पूरे जल का उपयोग पादप अपनी कार्यकी में या उपापचय में नहीं करते हैं। जितना टोटल जल अवशोषित किया जाता है पौधों के द्वारा, वो पूरा जल पादपों की कार्यकी में काम नहीं आता है। इसलिए जो अतिरिक्त मात्रा जल की होती है, उसको पौधे के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प बना करके वायुमंडल में छोड़ा जाता है, वायुमंडल में वो चला जाता है। और ये जो क्रिया है, इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं। कहने का मतलब यह है, पौधे के वायवीय भागों के द्वारा, ये तो निश्चित है कि वाष्पोत्सर्जन वायवीय भागों से ही होगा, यानी मूल तंत्र को छोड़ करके बाकी शूट सिस्टम जो पूरा है ना, उसमें तना, पत्तियां, शाखाएं जो है वो सारे के सारे मोस्टली ज्यादातर पत्तियों से होता है। इतना भी हमें पता है, क्योंकि पत्तियों का फलक बड़ा होता है, सतह मिलती है, ज्यादा क्षेत्रफल पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो ट्रांसपायरेशन भी अधिक होता है, कॉमन सी बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब वायवीय भाग से होता है, भूमिगत भाग से नहीं होता। वायवीय, पौधे के वायवीय भागों से जल के अणुओं का वाष्प बन करके वातावरण में जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता, वाष्पोत्सर्जन कहलाता। यह एक तरीके से डेफिनेशन है हमारी। तो वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। किस तरीके से होगी? पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जल के अणुओं का वाष्प बन करके वातावरण में चला जाना, है ना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये शब्द आपको समझ में आए होंगे, परिभाषा समझ में आई होगी। हमें वाष्पोत्सर्जन को यहाँ विस्तार से समझना है, ये हमारी एक परिभाषा सटीक रूप से है। लेकिन देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन के भी प्रकार हैं अलग अलग। देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सर्वाधिक मात्रा में जो चलता है, वो पहला प्रकार है स्टोमेटल। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। देखिए, इसका मतलब हुआ रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का मतलब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है। जैसा नाम है उसके अनुसार आपको समझना है
स्टोमेटा का मतलब रंध्र होता है, इसलिए मैंने स्टोमेटल लिखा, अर्थात रंध्रों से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है। और ये भी हम जानते हैं रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। अब वो निचली ऊपर की जैसी भी होती है, आगे डिस्कस करेंगे हम। पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं और इनसे वातावरण में जल बहुत अधिक मात्रा में जाता है वाष्पोत्सर्जित होकर के सूर्य के प्रकाश के किरणों के प्रभाव से। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, प्रकृति में पादपों में ज्यादातर प्रतिशत मात्रा में होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है वो ये स्टोमेटल ही होता है, रंध्र वाला ही होता है। पत्तियों में हम देखते हैं दोनों सतह पर, है ना, अर्थात पृष्ठ एंड वेंट्रल, यानी अधरी और पृष्ठ दोनों सतहों पर एपिडर्मिस पाई जाती है। और एपिडर्मिस पर क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। रंध्र मोस्टली दिन में खुलते हैं, रात्रि को बंद हो जाते हैं। उन रंध्रों में से होकर के वायु वहां जाती है। और इतना भी हमें पता है कि ऐसे क्या नाम से पत्तियां जो हैं, उन दोनों एपिडर्मिस के बीच कंप्लीटली क्या पाया जाता है? मीजोफिल भरा होता है, मध्य वाले उत्तक उसमें लगे होते हैं। अब वो एक अलग बात है कि डाइकोट में भी वो दो भागों में बटे होते हैं, जिनको पॉलीसेड एंड स्पंजी टिश्यू बोलते हैं, जबकि मोनोकोट में सेम टाइप के ही होते हैं, एक जैसे ही होता है। नहीं तो कुल मिलाकर स्टोमेटा के द्वारा, और ऐसा माना गया स्टोमेटा के द्वारा 50 से 97% तक ट्रांसपायरेशन होता है पादपों में। कुल मिलाकर सर्वाधिक है ये, है ना। और किससे होता है? रंध्रों के द्वारा। रंध्र कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस पर, एपिडर्मिस पर पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला तो प्रकार ट्रांसपायरेशन का स्टोमेटल, रंध्र वाला। दूसरा सबक्यूटिकुलर, सबक्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, देखिएगा, इसको हम हिंदी में बोलेंगे उपत्वचा। सबक्यूटिकुलर उपत्वचा है, उपत्वचा के द्वारा होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है वो सबक्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होगा। लेकिन छात्रों, सबक्यूटिकुलर देखिए ऐसा होता है, मोस्टली जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट जो हैं अर्थात मरुद्भिद, ऐसे प्लांट्स की पत्ती की सतह पर क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। और वो अवरोधी परत होती है। वैसे तो जल को जाने से रोकती है, एडेप्टेशन है एक प्रकार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्थानों पर ये जो क्यूटिकल है ये बहुत ज्यादा पतली होती है, कुछ स्थानों पर बहुत अधिक पतली होती है, या फिर कुछ स्थानों पर ये टूटी फूटी या कटी हुई अवस्था में होती है। तो ऐसे कुछ स्थानों से थोड़ी मात्रा में मरुद्भिद पौधों में ट्रांसपायरेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन यानी जल की हानि वातावरण में होती है, यानी कम मात्रा में होता है। ऐसा लगभग इसमें होता है 3 to 10%। कितना कम है? मैक्सिमम तो इसी के द्वारा होता है स्टोमेटल। 3 to 10% तक ट्रांसपायरेशन इस विधि से भी जीरोफाइटिक प्लांट में अक्सर हो जाता है। और एक अन्य तीसरा प्रकार है और वो है वातरंध्रीय, लेंटिकुलर। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकल को वातरंध्र कहा जाता है। लेंटिकल को वातरंध्र कहा जाता है। और वातरंध्र के द्वारा ना के बराबर थोड़ी मात्रा में जो जल के अणुओं की हानि होती है वातावरण में, वो वातरंध्रीय ट्रांसपायरेशन के अंदर आएगा, है ना। कुल मिलाकर, और वातरंध्र देखिए, वातरंध्र होते क्या है? एपिडर्मिस के कटने से, फटने से उसकी सतह पर जो दरारें आ जाती हैं, जो रंध्र बन जाते हैं, उनको वातरंध्र कहा जाता है, जो सीधे वायु के संपर्क में भी रहते हैं, है ना। और उनसे यदि थोड़ी मात्रा में जल के अणु बाहर वातावरण में जाते हैं तो वो वातरंध्रीय ट्रांसपायरेशन के अंदर आ जाता है। इससे जो ट्रांसपायरेशन होता है वो बिल्कुल रेयर केसेस में बहुत ना के बराबर होता है।
इसको माना गया है लगभग केवल और केवल 0.1% इसके द्वारा कितना के बराबर है 0.1% इसके द्वारा, यानी मैक्सिमम किसके द्वारा हुआ, स्टोमेटल के द्वारा। तो स्टोमेटा वाला आपको ध्यान रखना। और देखिए ज्यादातर स्टोमेटल के द्वारा होता है, इसलिए इस लेसन में हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो इन तीनों प्रकारों में से केवल स्टोमेटल वाला ही हमें पढ़ना है विस्तार पूर्वक। चैप्टर में जो विस्तार से आगे पढ़ेंगे उन तीनों में से केवल स्टोमेटल को पढ़ना है। इन दोनों को सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बहुत कम होता है इनके द्वारा। जिसके द्वारा मैक्सिमम होता है उसी को विस्तार से पढ़ना है। स्टोमेटल के द्वारा हो गया तो हमें स्टोमेटा को ही पढ़ना है। रंध्र की संरचना पढ़ेंगे, रंध्र की क्रियाविधि को पढ़ना है, किस तरीके से रंध्र खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, कितनी अमाउंट में कैसे बाहर जल जाता है, किस प्रकार से जाता है। तो ये सारा, तो ये तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम रंध्रों की स्थिति के आधार पर पत्तियां भी 3 प्रकार की होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद रंध्र के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। रंध्रों के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार, जिनमें पहला जो प्रकार है वो है अधोरंध्री पत्ती। अधोरंध्री पत्ती यानी हाइपोस्टोमेटल लीफ। अधो जैसा नाम से सीधा इंगित होता है, अधोरंध्री यानी रंध्र जिसके अधो यानी नीचे की तरफ पाए जाते हो, ऐसी पत्ती। ऐसी पत्ती जिसमें रंध्र यानी स्टोमेटा नीचे का मतलब अधर सतह की तरफ पाए जाते हो, निचली सतह पर पाए जाते हो, वो अधोरंध्री पत्ती है ना। और ऐसा मोस्टली होता है डाइकोट में ज्यादा, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, अधोरंध्री कंडीशन वाली पत्तियां मोस्टली डाइकोट में पाई जाती है। आप इसको हम सेब वाला भी कह सकते हैं, एप्पल टाइप भी कह सकते हैं, एप्पल टाइप भी कहा जाता है। एप्पल टाइप कहने का मतलब जिस तरीके से एप्पल की पत्ती में नीचे की तरफ रंध्र मिलते हैं, है ना, ऐसे ही डाइकोट में नीचे की तरफ ज्यादा मिलते हैं, उसको अधोरंध्री वाली कंडीशन बोल देते हैं। तो उदाहरण आपको थोड़ा याद रखना है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वो है उभयरंध्री। उभयरंध्री पत्ती नाम से हमें इंगित होता है जिसकी दोनों सतहों पर उभय, है ना, दोनों ही सतहों पर स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जाते हो, ऐसी पत्ती जिसकी दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं वो पत्ती उभयरंध्री हो जाएगी। ये उभयरंध्री का है। और देखिए उभयरंध्री में जो उदाहरण मोस्टली जो चलता है वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट उभयरंध्री होते हैं, दोनों सतहों पर ही स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जाते हैं, और इसको जई प्रकार कहा जाता है। जई यानी जई में जिस प्रकार की पत्तियां होती है वो मोनोकॉट में अक्सर, जई भी मोनोकॉट है नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा दूसरा प्रकार याद रखना है। और तीसरा जो प्रकार है वो अधिरंध्री है। अधिरंध्री पत्ती, ठीक है। अधिरंध्री अब नाम के अनुसार अधि का मतलब ऊपर यानी ऊपर वाली सतह पर जिन पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं वो अधिरंध्री पत्ती हो जाएगी। और मोस्टली ऐसी पत्तियां जो जलकुंभी है या जलीय जो पौधे होते हैं उनमें ऐसा होता है। जलकुंभी आपको याद, जलीय पौधे, जल वाले जलीय भी फ्लोटिंग प्लांट यानी पिलाऊ प्लांट।
जल में जलकुंभी इसका अच्छा उदाहरण है, केवल ऊपर की सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। और जल में पाए जाने वाले जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जो तैरने वाले हैं, यानी जो प्लवन करने वाले हैं, सतह पर जो प्लवन करते हैं जल की सतह पर, उनमें केवल ऊपर की तरफ होते हैं। उनके ऊपर की सतह पर इस प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, वहीं से ट्रांसपायरेशन हो जाता है। निचली सतह तो लगातार जल के संपर्क में रहती है, वहां रंध्र नहीं होते, है ना। ये ध्यान, इस प्रकार से ये 3 प्रकार की पत्तियां हैं। अब आगे हम रंध्र के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसकी क्रियाविधि को समझना है, जो नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।